रह गया था, लेट्स डिस्कस दैट टुडे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और जो भी बच्चों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वीडियो सितंबर 2024 का नहीं देखा, आईआर इकॉनमी नहीं पढ़ा है, एमसीक्यूज़ नहीं लगाए हैं, तो वो बच्चे प्लीज़ कनेक्ट हों। और टेलीग्राम चैनल पर भी डेली बेसिस पर मैं आपको कुछ ना कुछ डाल रही हूँ अपडेट्स। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, सीधा उसको जाइए और ज्वाइन करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल सकें। ठीक है, तो हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है फिनेंशियलाइजेशन के बारे में। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखो, शॉर्ट्स जो होते हैं ना, बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें कई बार आर्टिकल्स के मटेरियल में नहीं मिलती, शॉर्ट्स वो दे देते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट शॉर्ट्स एज वेल। हम क्या करते हैं, हमने ठीक है इंपॉर्टेंट सुन तो लिया, क्या ज़रूरत है शॉर्ट सुनने की। तो ऐसा आप एटीट्यूड मत रखना। इस पढ़ाई में ये एटीट्यूड मत रखना कभी भी। आप यूपीएससी की तैयारी में या दूसरे जुड़े जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, उसमें ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि आप किसी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करके जाओगे या किसी पोर्शन को अंडर एस्टिमेट करके जाओगे, क्योंकि फिर वही पेपर में पूछा जाएगा। तो इसीलिए जो आपको लगता है ना कि ये इम्पॉर्टेंट है और जो मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज़ उसको उतना करते जाना। आप बड़ा सीरियसली इस पढ़ाई को लेना। आप जब खेल रहे हो, कूद रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तब एक टाइम पे वो मौज मस्ती करो, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आया तो यार पूरा लग जाया करो, लग के पढ़ाई किया करो कि आपको ऐसा लगे कि यार बस अब तो यही ज़िंदगी है। सच बता रही हूँ आपको, इसी से आपकी सफलता तय होगी। क्योंकि अब फिनेंशियलाइजेशन वाला टॉपिक क्यों आया, देखो क्या मतलब होता है इसका, पहले समझ लो इसका मतलब, फिर आगे की कहानी बताती हूँ मैं आपको। फिनेंशियलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो फिनेंशियल बड़े एलीट होते हैं, वो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लग जाएं, इकॉनमी के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने लग जाएं, उसी को कहते हैं फिनेंशियलाइजेशन। मतलब समझ रहे हो कैसे होता होगा, ये मैं बताती हूँ। तो अभी क्या हुआ, ये पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो कि ये फिनेंशियलाइजेशन टॉपिक आया क्यों। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कुछ कंसर्न्स रेज करे अबाउट एक्सेसिव फिनेंशियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, फिनेंशियलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल एलीट को ग्रेटर इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसी में जो फिनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं ना, टेक्नोलॉजी हैं, ये लोगों के जीवन को डेली बेसिस पर अनप्रेसिडेंटेड, मतलब कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। यानी मूविंग इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम फिजिकल एसेट, रियल इस्टेट, गोल्ड पे लोग पैसा ना लगाकर म्यूचुअल फंड्स पे, एसआईपी वगैरह, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। कह रहा कि फिनेंशियलाइजेशन होता कैसे है। देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, राइजिंग मिडिल क्लास विद हायर डिस्पोजेबल इनकम। जो मिडिल क्लास है हमारे देश की, उसकी डिस्पोजेबल इनकम, यानी उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो उसका रोज़ का खर्चा कराने का है, जिससे वो पैसा खर्च करता है, वो डिस्पोजेबल जो इनकम है ना, वो इसकी बढ़ गई है। यानी समझते हो, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है मनी जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के पास है, सब टैक्स वैक्स पे करने के बाद वो क्या हो गया, वो कर गया राइज। एक वजह ये है, मतलब समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का, फिनेंशियलाइजेशन। दूसरा, इन्फ्लेशन ड्यू टू विच हाउस होल्ड्स आर सीकिंग हायर रिटर्न्स बियॉन्ड इन फिक्स डिपॉजिट। देखो, अभी आप चेक करो, एफडी का इंटरेस्ट ज़्यादातर, मतलब जब मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर 7.40 तक गया है, इतना इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, आपको एसआईपी करा के या आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हो, उसके 13 से 15% इंटरेस्ट होते हैं। सोचो आप, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा जो गैप है वो फिर आप क्यों, देखो इस महंगाई के ज़माने में देखो हर कोई सोचता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव हो, तो वो क्यों नहीं लगाएगा ऐसी जगह पर जहाँ पे उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो। फिर कह रहा है जो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है ना अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर, फिर क्यों नहीं बंदा जाएगा भाई, उसको पता है मेरे को इंसेंटिव भी मिल रहा है तो मैं तो जाऊँगा। फिर ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि सबके हाथ में आ गया मोबाइल फ़ोन, और इस मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से डिजिटाइजेशन हो गया है, लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए हैं, तो उनको सारी खबरें रहती हैं कि देखो जी यहाँ पर हमसे हम पैसा कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हमारा स्टॉक बनाएंगे हम, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। कह रहा जिनके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि फिनेंशियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कह रहा लेकिन चलो, ये तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें अच्छी ही और ही जा रही हैं,
लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फिनेंशियलाइजेशन जब एक्सेसिव हो जाता है तो एक कंसर्न होता है। कह रहा है इससे पता है क्या होता है, कह रहा है इससे ना इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ेगी देश में। कह रहा है कैसे, कह रहा है फिनेंशियल इनकम टॉप 1% पॉपुलेशन खाली इक्विटी ओनरशिप खरीद पाती है, क्योंकि देखो इक्विटी बड़ी महंगी होती है और इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो वहाँ पे जो पैसा लगाएगा वो पैसा कौन लगाएगा, जो टॉप क्लास पॉपुलेशन होगी, और वो 1% है। वो एक अभी तो देखो ना हमारे देश में जितनी डिस्क्रिपेंसी है, इतना गैप है ना, हमारे इनकम गैप्स इतने ज़्यादा है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। फिर ये ना फंक्शनिंग ऑफ इकॉनमी को डिस्टॉर्ट भी करती है। कह रहा कैसे, कह रहा जो भी प्रॉफिट का फ्लो है इंक्रीजिंगली फ्रॉम फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट से, वो रादर देन ट्रेड वेड गुड्स एंड सर्विसेज हो ही नहीं रहा। सारे लोग आज की डेट में जॉब छोड़ छोड़ के वो यही सपना देखते हैं, यार एक काम करते हैं 1 लाख रुपए रोज़ ट्रेडिंग में लगाते हैं और ऐसे ही पैसा कमाएंगे। क्या ज़रूरत है जॉब्स करने की, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी हब में काम करने की। इतना पढ़ने के बाद भी मैं देख रही हूँ लोगों को आजकल कि वो फिनेंशियल स्टडीज़ कर रहे हैं और इसी का सारा पढ़ रहे हैं और इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में देखो लोगों को ना इंस्टेंट इनकम चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए। जो आज की जनरेशन है उसको इंस्टेंट पैसा चाहिए। आप अपने आप को भी लगा लो, आप अभी तो चलो आप तैयारी में हो तो शायद आपका ध्यान इस तरफ ना जाता हो, लेकिन आप अपने आसपास के माहौल में चेक करना कि ये एक धुन सवार हो गई है कि जल्दी पैसा चाहिए। जो सबसे ज़्यादा पैसा जो आएगा वो ट्रेडिंग से आएगा, स्टॉक मार्केट से आएगा, म्यूचुअल फंड खरीद के आएगा। इस चक्कर में इकॉनमी की फंक्शनिंग बड़ी हिल गई है, समझ रहे हो। अब तीसरी बात है, मूवमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइमरी डिटरमिन्स फंक्शंस ऑफ इकॉनमी। कह रहा प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ज़्यादा आज की डेट में स्टॉक मार्केट निर्भर करने लग गई है कि इकॉनमी की दशा क्या होगी। बताओ, मतलब पहले ज़माने में हम क्या कहते थे, हाँ भाई इस देश में सबको रोज़गार मिल रहे हैं, इस देश में लोगों का रहने का स्टाइल अच्छा होता जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता जा रहा है, इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो पा रही है, तो देश की इकॉनमी अच्छी चल रही है। अब ऐसा कुछ है रहा ही नहीं। अब ज़्यादातर क्या हो गया, स्टॉक मार्केट की मूवमेंट से पता चलने लगे। फिर कह रहा है कि तीसरा नेक्स्ट फैक्टर ये है कि राइजिंग हाउस होल्ड डेट्स। कह रही स्टेगनेशन आने लग गई रियल वेजेस में, में इंक्रीज हाउस होल्ड रिलायंस ऑन लोन्स। कह रहा है आजकल लोग क्या करते हैं, कर्जे पे ही ना घर खरीद लेते हैं, कर्जे पे गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो जो रियल वेजेस जो है ना उसमें आ गई है स्टेगनेशन, और इसकी वजह से देखो हाउस होल्ड जो हैं वो ज़्यादातर डिपेंड हो गए हैं, सब चीज़ें ईएमआईज़ पे लेने लग गए हैं। वो छोटी से छोटी चीज़ें भी क्या करने लग गए हैं, ईएमआईज़ पे लेने लग गए हैं। अब आपको समझना चाहिए कि रियल वेज का मतलब क्या होता है। देखो रियल वेज का मतलब है जब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जिस अमाउंट पर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है अपनी वेजेस के द्वारा, है ना, उसको रियल वेज कहते हैं। पर अब वो सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। और देखो रियल वेज ही ना आपको बताता है वर्कर का लिविंग स्टैंडर्ड या प्रोडक्टिविटी के बारे में, है ना। रियल वेज में ही पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है, कितना इनकम गैप है, रिच एंड पुअर का पता चलता है, सब पता रियल वेज से पता चलता है। अब रियल वेज क्या हो गई है, फाइनेंशियलाइजेशन एक्सेसिव होने से रुक गई है, स्टैग्नेशन आ गया है। अब इस सब चीज़ों को चलते हुए बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिसीज़ में, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन जो है वो बेसिकली प्रीडेटरी लैंडिंग को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। अब आपको समझना चाहिए कि प्रीडेटरी लैंडिंग क्या होती है। तो प्रीडेटरी लैंडिंग का मतलब है वो लैंडिंग प्रैक्टिस जहाँ पर बोरोवर लेंडर का एडवांटेज लेता है, अनफेयर एब्यूजिव तरीके से उसको विक्टिम बनाता है। जितने भी जो एल्डरली या लो इनकम वाले बंदे होते हैं वो बेचारे फंस के रह जाते हैं। प्रीडेटरी लैंडिंग का सीधा सा मतलब समझ जाओ आप, अनफेयर तरीके से लैंडिंग प्रैक्टिस करना। समझ रहे हो, ये होता है जब लेंडर अनफेयर तरीके से हाई रेट इंटरेस्ट लेकर बोरोवर को परेशान करे तो उसको प्रीडेटरी लैंडिंग कहते हैं। फिर इसमें रिस्क बहुत बढ़ गया है। वर्कर की प्रोटेक्शन तो मतलब आप सोचो उसका तो इरोड ही हो गया। जब वो इतना ईएमआईज़ पे खरीद लेगा और कल को जॉब नहीं रही, मान लो धंधा ही चौपट हो गया, तब क्या करेगा वो। आप समझ रहे हो इकॉनमी की व्यवस्था देखो कितनी ख़राब होती जा रही है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये फाइनेंशियल मार्केट्स को। तभी तो बोला गया कि इनोवेशन एंड ग्रोथ लेकर आए वो, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। कि देखो एग्जांपल एशियन क्राइसिस 1997-98 में ये हमने ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो देयरफॉर इंडिया को ना बहुत ही ऑर्डरली और ग्रेजुअल इवोल्यूशन करना है। ऐसा ना हो कि शॉक थेरेपी करनी पड़ जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए जीवन में, इतना शॉक लग जाए इकॉनमी को ही,
तो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया ऑर्डरली करे काम और ग्रेजुअल तरीके से बढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट में। एकदम से नहीं सोचना है कि एकदम से लोग, अब मैं देखती हूँ ना, लोग रील्स इतनी बनाते हैं यार, सोशल मीडिया ने तो ना फाइनेंशियल सिस्टम हर चीज़ को हिला के रखा हुआ है। फाइनेंशियल सिस्टम तो फिर क्यों ही बचेगा वो। बट आप, मैं सच बता रही हूँ, अपने पैसों का बड़ा ध्यान रखो, बड़े ही इफेक्टिव तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करो, कहीं आप बहुत इंस्टेंट सक्सेस के चक्कर में डूब ना जाओ। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो देखा आपने ओवर फाइनेंशलाइजेशन का कितना नेगेटिव असर है इकॉनमी पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन फूड फॉल्स बिलो हाफ सिंस 1947। ईएसी और पीएम के पेपर में आया है। क्या बोला है कि जो लोग हैं ना, एवरेज हाउस होल्ड जो है वो ना फूड पे इतना स्पेंड नहीं करते हैं, बिलो हाफ ही करते हैं। कह रहा कैसे, क्या हुआ ये? कह रहा है ये हाईलाइट पता चलती है जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्राइम मिनिस्टर को एक पेपर दिया जिसमें बताया कि इंडिया का जो फूड कंजम्पशन और पॉलिसी इम्प्लीकेशन है ना, वो बदलता जा रहा है। कह रहा कैसे, क्या हुआ? कह रहा सर्वे हुआ उसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वाला। कह रहा इसमें क्या पता चला? कह रहा इस सर्वे में पता चला कि बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन है, रीजनल डिस्पैरिटी। मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज़ कॉन्टीन्यूसली विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन्स को सुनना आप। हर एक मैगजीन का कोई ना कोई टॉपिक दोहरा दिया जाता है, अगर आपने सुना होगा तो आपको रिवीजन मिलेगा। मैं आपको सही बता रही हूँ, बड़ा इफेक्टिव तरीके से चैनल से जुड़े रहो और ध्यान से सुनो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। यही चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाएंगी, कहीं और से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है, इन्हीं के आसपास की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ध्यान से सुनना। अब रीजनल वेरिएशन कैसे? कह रहा है हाउस होल्ड स्पेंडिंग इंडिया में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन स्टेट वाइज ऐसा एक्सटेंड हर जगह नहीं है। कह रहा है वेस्ट बंगाल में 151% बढ़ गया, तमिलनाडु में इतना 1% पर बढ़ा है अगर आप कंपेयर करो ईयर्स को। तो कह रहा है फिर रूरल वर्सेस आपका क्या है, अर्बन स्पेंडिंग। कंजम्पशन जो रूरल हाउस होल्ड की है वो ज़्यादा है देन डैट ऑफ अर्बन हाउस होल्ड, सोचो आप। उसके बाद न्यूट्रिएंट एंड डाइटरी अगर डाइवर्सिटी देखें तो पूरा बदल गया है यार। सीरियल कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गई है, लोग अब फ्रूट्स, मिल्क और एग्स, फिश, मीट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो, एक टाइम पर आपका ब्रेकफास्ट क्या होता था, आपका अल्पाहार क्या होता था? आप ब्रेकफास्ट में लेते थे परांठे, रोटियां, सब्जी, ये सब लेते थे। आज की डेट में हम नहीं लेते हैं, हम फ्रूट्स पर आ गए हैं, हम नट्स खाने लग गए हैं, बादाम, किशमिश, ये सारी चीज़ें खाने लग गए हैं। हमारा खाने की व्यवस्था कितनी चेंज हो गई है, आप ये देखो ना। तभी तो वो कह रहे हैं कि फूड में हम बहुत सीरियल क्रॉप्स में हम ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। प्रोसेस फूड में देखो अब आप, कह रहा है जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है ना वो पैकेज प्रोसेस फूड की बहुत बढ़ गई है, और 20% जो हाउस होल्ड है वो आपको दिखेगा। कह रहा कि अर्बन एरियाज़ में ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। प्रोसेस फूड खाते ही हैं हम केक खाते हैं, हम उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे ऐसे पैकेट वाली चीज़ें आते हैं, हम क्यों नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। तो ध्यान रखो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो प्रोसेस फूड का जब भी कभी मतलब आए तो ध्यान रखना जिन फूड्स ने बिल्कुल ऑल्टर कर दिया हो, जैसे सीरियल्स हैं, मिल्क है, प्रोसेस मीट होता है, ब्रेड होती है, पैकेट जितने भी आप स्नैक्स खाते हो, लेज़ वगैरह, ये जितने पैकेट खाते हो सब प्रोसेस फूड है, ये सब खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। झूठ तो आप बोल ही नहीं सकते इस मामले में। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अब इसका जो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप सोचो क्या पॉलिसी पे असर नहीं पड़ेगा? इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है उसको फोकस ये करना चाहिए कि वो प्रमोट करे प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स फूड आइटम्स, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल सोर्स। इसीलिए अब एग्रीकल्चर वाला जो बंदा है ना, फार्मर है, उसको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा कि सीरियल क्रॉप्स को खाली ग्रो ना करे, और सीजन्स में फ्रूट्स को ग्रो करे, वेजिटेबल्स को ग्रो करे और सबको मार्केट में पहुंचाए। तब उसका धंधा भी 12 महीने चलेगा और वो पैसे भी अच्छे से कमाएगा, और जो आज की डिमांड है तो वो फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी क्या एड्रेस करे? माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को। क्योंकि देखो हमने पिछले साल ही अभी 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया ना। क्यों मनाया था आप बताओ? क्योंकि वो न्यूट्री क्रॉप है, वो सस्ती क्रॉप है, वो एक कोर्स ग्रेन है, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। और न्यूट्रिशन उसी लिए मिलता है, उसमें न्यूट्री क्रॉप ही बोलते हैं उसको, मिलेट्स को। तो एग्रीकल्चरल को अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो मेरी वही बात को ही रिपीट कर रहा है कि एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ ऐसी हों जो सीरियल से बियॉन्ड सोचें, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ड्रॉप हो चुकी है। और एमएसपी को सपोर्ट जो करा जा रहा है विच टारगेट सीरियल्स, ये फार्मर को इतना तक नहीं ठीक है। एमएसपी देनी है तो उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स या जितने भी ग्रो कर रहा है उन सभी पर दिया जाना ज़रूरी है।
खाली सीरियल क्रॉप से देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत बदलती जा रही हैं। वे फार्मर को भी समझना होगा, सभी स्टेक होल्डर्स को समझना होगा ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भास्कर इनिशिएटिव फॉर इंडिया स्टार्टअप इको सिस्टम। DPIIT ने लॉन्च किया है भारत का स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ताकि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो पाए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये देखते हैं। स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए इसमें देखो, कोई भी स्टार्टअप जो इसके अंडर आता है ना, सबसे पहले तो वो 10 साल का होना चाहिए जब से उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, सब अलाउड है। टर्नओवर 100 करोड़ से कम अगर है तो उनको इस स्टार्टअप रिकॉग्निशन में दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रही है। इसका हर यही है कि देखो, इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए प्राइमरी गोल इसका यही है कि वर्ल्ड का हम लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री स्टेक होल्डर बनाएं, स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा अच्छा करने के लिए। तो इसको स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत ही चलाया जा रहा है, इनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। अब देखो भास्कर क्या है, बेसिकली इसके की फीचर्स क्या हैं। हमने देखो स्टार्टअप के लिए चाहे हम अटल इनोवेशन सेंटर बनाए हों, फंड तैयार किए हों, मार्ग पोर्टल तैयार करा हो, सब हमने करे हैं। भास्कर को हम अलग से इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि भास्कर क्या करेगा, नेटवर्किंग करेगा, ये गैप्स को ख़त्म करेगा स्टेक होल्डर और स्टार्टअप के बीच में। ये सेंट्रलाइज्ड एक्सेस देगा रिसोर्सेज को भी। ये सेंट्रलाइज एक ना पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन देगा। एक आपको भास्कर की एक आईडी मिलेगी, आपको ना डिस्कवर करने का भी मौका मिलेगा कि आप कोलैबोरेटर्स के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी खंगाल पाओगे। डिसीजन मेकिंग इससे आपकी अच्छी होगी। और ये क्या करेगा, इंडिया के ग्लोबल ब्रांड को बढ़ाने के लिए, इंडिया के इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। इंडिया का देखो अभी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का सीन है वो 3rd लार्जेस्ट है, और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे हमारा ध्यान यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आंतर, देखो हम चाहते हैं जॉब क्रिएटर बनाना। और आप समझते ही हो यार, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 AI और मशीन लर्निंग पे इतना बेस्ड है। आपको लगता है आपको जॉब्स वगैरह का इतना सीन रहेगा आगे, और कितनी स्किल बेस्ड होएंगी। तो बेहतर नहीं है कि हम अपनी ही कुछ यूनिक चीज़ें बनाएं और उसको बेचें, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की और। इसमें टॉपिक का नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। RBI ने इसको टाइटल किया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग द इंडियन एक्सपीरियंस रिलीज्ड। ये कब फॉर्मुलाइज किया गया था, 1972 में, ताकि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है ऐसे सेक्टर्स का, वो क्रेडिट बढ़ती रहे। और अनेबल टू एक्सेस क्रेडिट, अगर क्रेडिट नहीं, मान लो कभी कभी क्या होता है ना, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल रहा होता है। प्रायोरिटी सेक्टर देखो लेंडिंग में 1972 में आया ये। अब इसका काम ही पता है क्या होता था, कुछ सेक्टर्स को उठाओ और उनके क्रेडिट के फ्लो को फैसिलिटेट करो। तो उनको जो भी क्रेडिट मिल रहा है, कोई वो पैसा उधार पे ले रहे हैं, उनकी क्रेडिट वर्थीनेस को देखते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको फॉर्मल वे में पैसा, क्योंकि पहले नहीं होता नहीं था फॉर्मल तरीका, तो इसको करने के लिए PSL लाया गया। PSL का काम है इम्प्रूव करना असेट की क्वालिटी को। PSL एक रिस्पॉन्सिव है, असेट क्वालिटी है। जितना ज़्यादा हायर PSL ग्रोथ होगी, उससे ओवरऑल बैंक असेट की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। इसी के साथ साथ हमें काम करना है डेवलपिंग नेशन स्पेसिफिक PSL सेगमेंट, यानी हमें क्या इंट्रोडक्शन करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करा गया टोटल बैंक क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए। और इसी में PSL टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी कंसिस्टेंटली प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग को एक्सीड किया गया है, 40% से बढ़ाया गया है वेरियस सेक्टर्स में। PSL को फ्रिक्वेंटली देखो 18% एग्रीकल्चरल लेंडिंग का टारगेट दिया जाता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में 18% की उधारी क्रेडिट देनी है आपको। अब आप समझो, यहाँ पर मेन जो मुद्दा है समझने का वो ये है कि जब भी क्रेडिट की बात आएगी, जब भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात आएगी, यहाँ ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, टू इंश्योर दैट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अंडर डेवलप एरियाज को एक्सेस मिले क्रेडिट का। फिर PSL टारगेट्स के बारे में क्या है कि बैंक्स को मैंडेटरली एलोकेट करना है अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, विच इज़ जो भी हायर हो उसके अकॉर्डिंग PSL दिया जाएगा। यानी कि क्या होना चाहिए, बैंक को क्या बोला गया है कि आपको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी कि अपना जो भी नेट बैंक क्रेडिट है उसको एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंग आपको, या जो भी आपका ऑफशोर बैलेंस शीट निकाल लो, दोनों में से जो भी हायर हो
वो पैसा आपको PSL के लिए लगाना है। मैंडेटेड टारगेट अगर डिफर हुए डिफरेंट बैंक्स के अलग अलग हैं। 40% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के हैं, फॉरेन बैंक विद 20 और मोर ब्रांचेस के लिए हैं। 75% दिया गया है रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को। उसी के बाद आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको बोला गया है कि 65% का आपको एलोकेशन PSL में लगाना है, बट विल हैव टू इंक्रीज 75% फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अच्छा, कौन कौन सी कैटेगरीज है अंडर PSL प्रायोरिटी सेक्टर का, वो भी समझ लो। देखो, एक कैटेगरी है एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दी जाएगी, MSME को यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एक्सपोर्ट क्रेडिट को, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी सेक्टर को क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दी जाएगी। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी बिकॉज इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं आगे की कहानी पे। आगे की स्टोरी कह रही है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेसेस के बारे में जानने को। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट देता है। कैसा क्रेडिट देता है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आपको फ्रिक्शनलेस क्रेडिट देता है। ये क्या चाहता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन सीमलेस एंड कंसेंट बेस्ड हो, पूरे के पूरे लैंड आपके इसमें रिकॉर्ड हों, स्टेट्स के जितने भी लैंड हैं, मल्टीपल डेटा सर्विस कितने लैंडिंग कर रहे हैं, वो सारा इसमें होगा। तो यानी कि क्या बनाया गया है, कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है। अच्छा, इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या उठाया जा रहा है, प्लग एंड प्ले अप्रोच को यहाँ पर उठाया जा रहा है। अब हमें समझना है PNP यानी कि प्लग एंड प्ले अप्रोच क्या होती है। कह रहे इसका मतलब है कि ऐसा मेथड जहाँ पर आपको बड़ी आसानी से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप कॉन्फ़िगर कर लो और क्विकली अडॉप्ट कर लो नई फंक्शनैलिटीज़ को। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगर करना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्लग इन किया जाता है ना, यानी कि जितनी भी रेगुलेटरी क्लियरेंसेस हैं उसको लेने के बाद उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। यानी कि हमें प्लग एंड प्ले का मतलब होता है एनवायरमेंटल अप्रूवल लेना, लैंड एक्विजिशन कैसे लेना है, परमिट लेना, सारे एसेंशियल क्रेडेंशियल जो भी क्लियरेंसेस हैं वो ले लेना। और देखो, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का फ़ायदा ये होगा कि बोरोवर को आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम और अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो एक डिमांड गैप रहता है एग्रीकल्चर MSME सेक्टर का वो भी दूर होगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं देखो इसके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है NABFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में नोटिफाई करा है कि हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। इन्होंने कहा है ओनली इंस्टीट्यूशन जो अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो तैयार किया जाएगा। और कैसे तैयार किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंपनीज एक्ट द्वारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा तो दे दिया, फिर ये भी बोला कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें 51% का शेयर कैपिटल होगा। साथ ही साथ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए बोला कि ये एक इस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेगा अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इस्टेब्लिश करा गया टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ताकि लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हो पाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है परपिचुअल बॉन्ड्स के बारे में। यानी इंडिया का पहला एडिशनल टियर 1 परपिचुअल बॉन्ड इशू किया गया था। कब? जब रीसेंट चेंजेस हुए इसके बारे में। कह रहा परपिचुअल बॉन्ड क्या होता है, कह रहा ये एक फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या ऑफर किया जाता है, टू पे देयर बायर्स अ कूपन और इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ परपिचुइटी पर दिया जाता है। तो इन्वेस्टर्स क्या इसमें करते हैं, इन्वेस्टर्स कैन गेट बैक द प्रिंसिपल बाय सेलिंग द बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर इसमें क्या करेगा, इन्वेस्टर इसमें प्रिंसिपल बैकअप ले लेगा, क्या करके सेलिंग कर देगा बॉन्ड को बेच के सेकेंडरी मार्केट में। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स हैं हैव एन ऑब्लिगेशन ओनली टू पे इंटरेस्ट एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द डेट। दोबारा समझ लो,
परपिचुअल बॉन्ड, देखो बॉन्ड का काम क्या होता है, फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके साथ परपिचुअल बॉन्ड में खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें ऑफर दिया जाता है बायर और को कूपन ऑफ इंटरेस्ट ले लो, फिक्स डेट ऑफ परपिचुइटी रख लो, और इन्वेस्टर को इसमें प्रिंसिपल देना होता है क्या करके, बॉन्ड को बेचकर। और कहाँ बॉन्ड बेचेगा, सेकेंडरी मार्केट में रिडीम करवा लेगा। और यहाँ रखना, यहाँ पर दीज बॉन्ड्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है टू पे इंटरेस्ट एंड नॉट रिक्वायर्ड रीपे डेट करना नहीं होता है। यहाँ पर इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि आपको परपिचुअल डेट इस किस्म में मिलेगा कि इसका कोई भी टेन्योर नहीं है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। पर एक देखो परपिचुअल का मतलब समझो, पर्प का मतलब समझते हो डेट इंस्ट्रूमेंट जिसका कोई मैच्योरिटी डेट ना हो, यानी कि इशूअर जो है इंटरेस्ट फॉर एवर पे करेगा बिना रिडीम किए प्रिंसिपल को। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इक्विटी की तरह होता है, फिक्स इंटरेस्ट है, प्री डिटरमाइंड रेट होगा। परपिचुअल बॉन्ड को कभी कभी कॉल ऑप्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन। क्यों, इसमें अलाउ होता है यूज़र को रिडीम करना बॉन्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 5 से 10 साल में। ट्रेडिंग होता है, परपिचुअल बॉन्ड को आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। इन्वेस्टर को अपनी लिक्विडिटी अगर बनानी है तो उसके लिए वो कर सकता है। बेनिफिट परपिचुअल बॉन्ड का कंपनीज को पता है क्या होता है, इससे लो डेट लिवरेज होती है, इसमें डेट ज़्यादा नहीं देना पड़ता। इन्वेस्टर को फ़ायदा इसमें होता है कि उसको हायर यील्ड मिलती है देन अदर टाइप्स ऑफ जितने भी आपके डेट होते हैं उनसे। तो ध्यान रखना है आपको, परपिचुअल बॉन्ड के बहुत फ़ायदे हैं। एडवांटेज इसका होगा रिलायबल स्ट्रीम ऑफ फिक्स इनकम। डिसएडवांटेज क्या है कि कोई इशूअर को क्रेडिट रिस्क नहीं मिलता है। तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब इसी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है और उसका नाम है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स का मतलब क्या होता है, विंडफॉल टैक्स का मतलब है कि अब हम देखेंगे पहले विंडफॉल टैक्स का मतलब सीधा सा होता है जो टैक्स सरकार इम्पोज करती है कुछ इंडस्ट्रीज़ पर जिनका प्रॉफिट अबव एवरेज से भी ज़्यादा है क्योंकि उनको इकोनॉमिक कंडीशन बहुत फेवरेबल मिल गई। तो सेंटर ने अभी क्या करा है, डोमेस्टिकली जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस किया है। तो इसका पर्पस क्या होता है विंडफॉल टैक्स लगाने का, एक्सेस प्रॉफिट को दूसरे एरियाज में रीडिस्ट्रीब्यूट करना ताकि सोसाइटी का भला हो पाए। तो गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है टैक्स को क्या करके, प्रॉफिट सोल्डी ना बना के उस एंटिटी को ये भी बोलती है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी तुम्हारी वजह से बहुत ख़राब हुए या कुछ हुआ, उन सब को दूर करने के लिए टैक्स दो। समझ रहे हो बात को, तो ये होता है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नाम से समझ आ रहा है कि एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसके फंड की बात हो रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, फिनेंसिंग फैसिलिटी को बढ़ाने का अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ताकि इससे अट्रैक्टिव, इम्पैक्टफुल और इंक्लूसिव हो पाए। अब इसकी की हाइलाइट्स को समझते हैं। देखो पहले तो इश्यूज तो थे ही, लाइक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोडक्शन और इनिशियल जो प्रोसेसिंग थी, इरिगेशन नहीं था, पुअर इन सॉइल टेस्टिंग बड़ी अच्छी नहीं थी, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डाउन स्ट्रीम में देखें तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन अच्छी नहीं थी, मार्केट इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा पुअर था। ये सारी समस्याएं उस बीच में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थीं। अब हमें यहाँ समझना है कि कौन कौन से ऐसी हाईलाइट है रिसेंटली हमारा। देखो हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन से बेहतरीन हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, वाइबल फार्मिंग एसेट चाहिए। यानी जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरी हैं स्कीम के अंदर उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए कि उनको एक अच्छी कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स की मिले। सेकंड, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट की हो। उसके बाद पीएम कुसुम जो है हमारी, पीएम कुसुम के तहत भी हमारा ये जो कंपोनेंट ए है उसका, उसमें फार्मर या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना कोऑपरेटिव, ये उसमें मदद कर पाएँ। देखो पीएम कुसुम का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ये 2019 में लेकर आई सरकार। इसका पर्पस जानते हो क्या था, प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी को, समझ रहे हो, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और बेनिफिट देना सोशल फार्मिंग टू द इंडियन फार्मर्स। इसी कंपोनेंट में उठाया गया है। और दूसरा क्रेडिट फंड, यहाँ पर ट्रस्ट है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस।
तो याद रखना ये दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है? ये एक मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फिनेंसिंग फैसिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद भी ये दिखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है फिर ये कह रहा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट अच्छे हो जाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा लोन्स दिए जाएंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइस्ड स्कीम, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली स्पाइस्ड स्कीम को अप्रूव किया है। अब स्पाइस्ड का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेकर आ रही है, उन्होंने कहा है। यहीं पे ना देखो एक बनाया गया है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स कोचिन केरला में मिलेंगे। 1987 में बनाए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सपोर्ट कराती है ये स्पाइसेस का, स्पेशली स्मॉल एंड लार्ज कार्डामॉम्स का। जो इलायची आप देखते हो ना, बड़ी इलायची छोटी इलायची, उसका। अब ये जो स्पाइस स्कीम है ना, यानी कि जो आपका सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेशन, इसमें क्या किया जा रहा है? छोटी और बड़ी इलायची की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। मेजर जो कंपोनेंट इसमें क्या करा जा रहा है? इस फसल का कार्डामॉम्स की बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इसका प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट कैसे रखना है, क्वालिटी, मार्केट एक्सपेंशन, प्रमोशन स्किल सब दिया जा रहा है। और इसके लिए बोला है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इस पर बहुत ज़्यादा असर माना है कि इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए 23 से 24 से 25 26 के बीच में ये। अब देखो इलायची क्या है? इलायची एक कमर्शियली कल्टिवेटेड ड्राइड फ्रूट है एक तरह का, है ना। बहुत से लोग लेते हैं, मैं तो देखती हूँ कई लोग तो लेते ही हैं, रखते ही हैं अपने मुंह में एक आध इलायची। तो स्मॉल कार्डामम कहाँ से है ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में है ना, साउथ इंडिया में मिलती है ये, वहाँ की इंडिजीनियस है ये। मेजर प्रोड्यूसर आपको स्मॉल कार्डामम के मिलेंगे K2T, यानी केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन इसके लिए चाहिए कि थिक शेडी एरिया होना चाहिए विद लॉमी सॉइल, एसिडिक होनी चाहिए सॉइल, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? एसिडिक। एलिवेशन कितना हो? ढलान 600 से 1500 मीटर। एडिक्वेट ड्रेनेज हो तो इसमें चल जाता है। लार्ज कार्डामॉम मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नेपाल, भूटान, सब हिमालयन रीजन में। फेवरेबल कंडीशन वही 3000 से 3500 mm अगर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हो रही है 200 दिन तक तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए टेम्परेचर आपको बड़ी इलायची के लिए 6 से 30 डिग्री, देखो हमें पहले लगता था ना, आप सोचो खाने में लार्ज कार्डामम बड़ी इलायची का इस्तेमाल करते हो, पता था आपको ये बात कि ये नॉर्थ ईस्टर्न और आपको नेपाल भूटान में मिलेगी, और इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? तो दोनों का हिसाब किताब बिल्कुल अलग अलग है, स्मॉल और लार्ज कार्डामम का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको आगे बात। चलिए आगे अब हम चलते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन पर। तो सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई सिविल एविएशन पर, और इन्होंने कंक्लूड करा अनएनोमस हम अडॉप्शन कर रहे हैं दिल्ली डिक्लेरेशन का। APMC क्या है? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन क्या है? इसने 80 साल सेलिब्रेट कर रहा है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, की कमिटमेंट्स क्या है इसके? रीअफर्म करना एशिया और पैसिफिक मिनिस्ट्रल डिक्लेरेशन को। ठीक है, दूसरा ये चाहते हैं एविएशन के गोल्स को ग्लोबल एस्पिरेशनल फुलफिल करना, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाना, रिड्यूस करना एमिशंस को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ रेटिफाई होकर चलना। इसीलिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स बेसिस मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इंडिया इसका मेंबर है। इसका काम है सस्टेनेबल ग्रोथ करना ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम का। इंडिया का सिविल एविएशन देखोगे आप तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। हमारे पास 800 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, एयरपोर्ट हमारे पास 157 हो चुके हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट सेगमेंट हैं एविएशन मार्केट के अंदर करेंटली। और जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो 15% जो पायलट इंडिया में है वो वुमेन है, बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए हमारे लिए। अगर स्कीम की बात देखें एविएशन सेक्टर में तो उसके लिए हम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश काम नागरिक, डिजी यात्रा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी, ये सब हम ला रहे हैं ताकि कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रायोरिटाइज कर पाएँ। तो आज के लिए गाइस इतना ही। शॉर्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, कहीं कोई डाउट आए तो पूछो।
ठीक है। इसके अलावा स्कीम्स को प्लीज़ रिवाइज करना, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हुई जा रही हूँ किसी एक टॉपिक से, उसको आप उसके बारे में 5-6 फीचर्स लिखकर भेज देना कमेंट सेक्शन पर। तो आप सबसे पहले आज यही बताओगे कि उड़े देश का आम नागरिक की पॉलिसी जो आई थी ये कब आई थी और इसका क्या मोटिव था, ठीक है। ये एक सवाल का जवाब आपको देना है। तो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।